हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जीओसी के कॉन्सेप्ट देखे थे, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए अगर मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो टोटल डी एंड एल आइसोमर 2 टू द पावर n होंगे और मेसोफॉर्म 0 हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो टोटल नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 हो जाते हैं क्योंकि मेसोफॉर्म भी आ जाते हैं। मगर इस तरह के फॉर्मूले से कई बार ठीक आंसर नहीं आता है, इसलिए अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर उसके कितने होंगे वो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो मींस देखकर बनाकर निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4 आना चाहिए। मगर इसके केवल 2 ही फॉर्म होंगे। ये ब्रिज या तो ऊपर से लगेगा या ये ब्रिज नीचे से लग सकता था। इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक ऊपर लग जाता इसका और एक नीचे से लग जाता, मींस ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये ऊपर की तरफ रहता और ये नीचे की तरफ चला जाता, बिकॉज ये बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती। तो इसलिए किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर निकालना हो तो उनको स्ट्रक्चर को बनाकर पॉसिबल स्ट्रक्चर चेक करना चाहिए। अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल है तो, बड़े मॉलिक्यूल होंगे तब बात अलग है। और इसमें एक और तरह की क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया है इस तरह से कि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। तो यहाँ पर एसिमेट्री का एक सेंटर ये है, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये है, इसके अबाउट भी लेकिन 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं EZ और इसके अबाउट भी 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं EZ। तो यहाँ पर इसके अबाउट 2 बन सकते हैं EZ, इसके अबाउट 2 हो सकते हैं RS। तो यहाँ पर हम 2 टू द पावर 4 बता सकते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इस टाइप का कोई कंडीशन है, तो हम जानते हैं कि इनके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, इसके अबाउट हो सकता है, इसके अबाउट हो सकता है। 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ 2 टू द पावर 3 8 आंसर होने के बजाय यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबरिंग इधर से करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इधर से भी पॉसिबल है, मींस ये स्ट्रक्चर 2 बार काउंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ आइसोमर को वहां पे कम करना पड़ेगा, टोटल पॉसिबल EZ बना के देखना पड़ेगा। जो इधर से ई हो सकता था ये, या ये EZ हो सकता था, या ये EZ होगा। जो इधर से EZ होगा वो और ये एक ही होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इधर से जो EZ होगा उधर से जो EZ होगा वो दोनों सेम होंगे। तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर करना था।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सर एक ऐसी स्क्वायर रिंग है और एक पेंटागोनल रिंग है, उसके एक कॉमन साइड के कॉर्नर पे वो जो है नाइट्रोजन लगा है, तो इसमें ये स्टीरियो सेंटर कहलाएगा? अम्ब्रेला इफेक्ट हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा क्या? यहाँ पर है और ये है, इस नहीं टाइप से ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं, ये जो एक साइड है वो पूरी कॉमन है पेंटागन में। नाइट्रोजन कहाँ पर है? हाँ यहीं पे जहाँ आपका हाथ है अभी। हाँ तो तुम खुद ही सोचो ना कि ये एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ अम्ब्रेला इफेक्ट कैसे होगा, ये तो सब बंधे हुए ना एक अम्ब्रेला। अगर ये सारे चीज बांध दें तो वो पलट ही नहीं पाएगा। तो ये कॉमन स्टीरियो सेंटर है, ये एक स्टीरियो सेंटर है, ये एक स्टीरियो सेंटर है। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट H+ को हटा देते हैं। ये एक ही कोलिजन में हटा सकते थे, कंसर्टेड मैनर में रिएक्शन होती, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर रिएक्शन इस प्रकार से हो सकती थी कि इलेक्ट्रोफाइल के आने के पहले H+ चला जाता और इलेक्ट्रॉन बाद में आके अटैक करता। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता था बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का। तीसरा मैकेनिज्म जो कि एक्चुअल में होता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर आकर अटैक करता है तब जबकि हाइड्रोजन लगा ही रहता है और चार्ज बेंजीन रिंग पर डिस्पर्स हो जाता है वाया रेजोनेंस, जिसका कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर फाइनली ये बनाया जा सकता है। दिस इंडिकेट कि चार्ज रिंग में डिस्पर्स है, ये एरिनियम आयन है। बाद में ये H+ आयन रिलीज करके इलेक्ट्रोफाइल यहां लगा रहता है, एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। इस रिएक्शन के 3 मैकेनिज्म प्रपोज किए जा सकते थे। रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। दिस इंडिकेट्स कि ये मैकेनिज्म हो सकता है, ये वाला हो सकता है क्योंकि RDS में 2 लोग पार्ट ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इस हिसाब से RDS में केवल बेंजीन पार्ट ले रहा है, तो रिएक्शन का रेट बेंजीन पे डिपेंड करना चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इस मैकेनिज्म के हिसाब से वो फास्ट स्टेप में अटैक करता। दूसरा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कहता है कि C6H6, C6D6 और C6T6 इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम आता है। वो इस वाले मैकेनिज्म को डिस्कार्ड करता है। जब हम H के बजाय यहाँ ड्यूट्रियम लेते हैं या ट्रीटियम लेते हैं तो Ct बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। जब हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया, इस मैकेनिज्म के हिसाब से RDS में बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। जब हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन का रेट और स्लो हो जाना चाहिए था, तो इसको कम रेट से रिएक्शन करना चाहिए था। लेकिन इस मैकेनिज्म के हिसाब से ब्रेकिंग ऑफ दिस CH बॉन्ड अकरिंग इन फास्ट स्टेप, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आपने थोड़ी चेंज कर भी दी, ओवरऑल रिएक्शन के रेट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बिकॉज यहाँ CH बॉन्ड नहीं टूट रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस मैकेनिज्म को जस्टिफाई करते हैं। ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। वो बॉन्ड जिसका आइसोटोप आपने चेंज किया है
उसका टूटना आरडीएस में हो रहा है और इसके कारण रेट पे फर्क आता है। इसको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। कई बार रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज देखा जाता है। जिस बॉन्ड का ब्रेक होना हो वो बॉन्ड का ब्रेक होना बगल के किसी एटम से अफेक्ट हो रहा हो और यहाँ पर आपने आइसोटोप बदला हो और इसके कारण यहाँ फर्क पड़ रहा हो रेट पे, ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है। हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है इस बात को बताने की कि सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मतलब जिस बॉन्ड का आइसोटोप बदला हो वो आरडीएस का ही पार्ट हो। दूसरा, जिस बॉन्ड का ब्रेक होना हो उसके अलावा कहीं का आइसोटोप आप चेंज करेंगे तो ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। तो ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन एक जनरल एक्सेप्टेड मैकेनिज्म से हो जाता है। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अब जनरल मैकेनिज्म हम लोग लिख पाते हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर एरिनियम आयन फॉर्म करेगा और ये एरिनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। बाद में फास्ट स्टेप में प्रोटॉन लॉस करके ये रिएक्शन हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रोफाइल, if it is nitronium ion, the product will be nitrobenzene, nitration of benzene. If this is the halonium ion, the product will be halobenzene. The reaction called halogenation of benzene. If it is neutral molecule sulfur trioxide, the product will be benzene sulfonic acid, sulfonation of benzene. If it is carbocation, the product will be alkyl substituted benzene, Friedel-Crafts alkylation. If this electrophile is acylium ion, the product will be COR. If this electrophile is formylium cation, Gattermann-Koch aldehyde synthesis में पढ़ा था, this will give benzaldehyde. If this electrophile is iminium cation, CH double bond NH positive, it will give benzaldeamine. Gattermann aldehyde synthesis जो हाइड्रोलाइज होकर फिर बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो ये बेंजीन पर अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं। सबका जनरल मैकेनिज्म ये रहेगा, बेंजीन पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देन लॉस ऑफ प्रोटॉन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, Gattermann aldehyde synthesis, sulfonation of benzene, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, Gattermann-Koch aldehyde synthesis। ये बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, द रिएजेंट इज concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, जिससे मीडियम में नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हेलोजिनेशन,
The reagent is chlorine or bromine in the presence of some Lewis acid. बेंजीन का हेलोजिनेशन, Gattermann aldehyde synthesis, hydrogen cyanide in the presence of HCl. Sulfonation of benzene, concentrated sulfuric acid is the reagent. Friedel-Crafts alkylation of benzene, alkyl halide plus anhydrous AlCl3. Friedel-Crafts acylation of benzene, the reagent is acid halide or acid anhydride and anhydrous AlCl3. Gattermann-Koch aldehyde synthesis, reagent is carbon monoxide and concentrated HCl. तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जहां कॉमन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. हमें बस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए और कौन से रिएजेंट उसको जनरेट कर सकते हैं. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, Gattermann aldehyde synthesis, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation and Gattermann-Koch aldehyde synthesis. और इन रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बातें, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ज्यादा कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात नहीं है. हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक बात क्या थी? बेंजीन का हेलोजिनेशन जब करते हैं तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करा सकते हैं. फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं हो पाएगा. फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन. आयोडीनेशन इसलिए नहीं हो पाता है, बेंजीन का जब आयोडीनेशन कराते हैं बाय I2 एंड लुईस एसिड, बेंजीन बनता तो है बट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्टेड रहती है. तो बेंजीन का जब आयोडीनेशन कराते हैं यील्ड बहुत कम मिलती है बिकॉज ऑफ रिवर्सिबल नेचर ऑफ द रिएक्शन. आयोडीनियम आयन एक बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो आयोडीनियम आयन आकर H+ को हटाएगा, H+ आके आयोडीनियम आयन को हटा देगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिवर्स. अगर मीडियम में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जो इस HI को कंज्यूम करता रहे, सपोज कि IO3, तो वो इस आयोडीन को HI को कंज्यूम करता जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्ट कर देगा. क्योंकि वो आयोडीन भी बना रहा होगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन का आयोडीनेशन बहुत कम यील्ड देता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड? सो आंसर इज बाय टेकिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मीडियम. फिर Gattermann aldehyde synthesis, ये बेंजल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. HCl और HCN की रिएक्शन से ये कैटायन जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर वो बेंजल्डिहाइड दे देगा. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन भी रिवर्सिबल होता है. सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिवर्सिबल होता है. यहां भी वही होता है कि SO3 आके H+ को हटाता है, H+ आके SO3 को हटा देता है. और यहां पर बाकी सब जगह इलेक्ट्रोफाइल कैटायनिक स्पीशीज थी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूट्रल स्पीशीज SO3 है. दिस SO3 act as a electrophile because of this sulfur oxygen bond, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण खिंचा हुआ रहता है ऑक्सीजन की तरफ. तब सल्फर पे एट द टाइम ऑफ अटैक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एट द टाइम ऑफ अटैक बॉन्ड पोलराइज होता है एंड सल्फर अटैचेस विद द बेंजीन टू फॉर्म दैट एरिनियम आयन. Friedel-Crafts alkylation reaction,
चूंकि इसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व रहता है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट वगैरह कर सकता है। इसलिए जब फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे तो जो कार्बोकेटायन बना है उसमें पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कहीं वो शिफ्ट तो नहीं कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट बदल सकता है। और दूसरा, हाइड्रस AlCl3 जरूरी है, क्योंकि ये AlCl3 एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण हैलाइड आयन को यहां से पुल करता है और कार्बोकेटायन जनरेट करता है। अगर मीडियम में वाटर रहता तो वो अपने लोन पेयर इसको दे देता और ये हैलाइड आयन पुल करके कार्बोकेटायन जनरेट नहीं कर पाता। इसलिए मीडियम में वाटर नहीं होना चाहिए, प्लस बेंजीन पर ऐसे ग्रुप नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर लोन पेयर देने वाला कोई एटम लगा हो। फिनॉल का फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन नहीं हो पाता है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस AlCl3 को ट्रैप कर लेगा। तो बेंजीन पर ऐसे ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए जो AlCl3 को लोन पेयर दे सकते हो, और बेंजीन पर बहुत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी नहीं लगे होने चाहिए। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। लगभग यही फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन के लिमिटेशन है। बस एसाइलियम आयन रीअरेंज नहीं होता है। एसाइलियम आयन जो है वो रीअरेंज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन होता है। तो अगर यहाँ का कार्बन हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट कर सकता हो तो भी वो नहीं करेगा, बिकॉज ये इधर जाएगा तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता, बट ये तो ऑलरेडी स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। So these are the electrophilic substitution reaction on बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किन किन ग्रुप से हो सकता है और किन किन रिएजेंट्स के थ्रू हो सकता है, और उन रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन इज बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जो ग्रुप हम लगा पाते हैं डायरेक्ट, वो तो लगा लिए। बेंजीन पर बाकी के फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बेंजीन का नाइट्रेशन करके पहले नाइट्रोबेंजीन क्रिएट कर लेंगे। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे तो इट विल गिव एनिलीन। तो बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगाने का रास्ता आ गया। एनिलीन को नाइट्रस से रिएक्शन कराएंगे एट लो टेम्परेचर, एरोमेटिक डाइजोनियम बनेगा। एरोमेटिक डाइजोनियम आसानी से नाइट्रोजन रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है, इसलिए ये लो टेम्परेचर पर स्टेबल रहेगा। हाई टेम्परेचर पर टूट सकता था। अगर क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो ये क्लोरोबेंजीन देगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई तो ये ब्रोमोबेंजीन दे देगा। क्यूप्रस साइनाइड की रिएक्शन कराने से इट विल गिव साइनोबेंजीन। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराने से इट विल गिव आइडोबेंजीन। जब डाइजोनियम ग्रुप नाइट्रोजन रिलीज करता है तो यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए जो इस कार्बन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे सके। इसलिए ये क्यूप्रस आयन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो आइडोबेंजीन NaBF4 सोडियम बोरोफ्लोराइड से पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स हीट करने पर टूट जाएगा एंड इट विल गिव फ्लोरोबेंजीन। तो क्यूप्रस है सॉल्ट सेक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, जबकि NaBF4 से ये रिएक्शन बाल्द शीमेन रिएक्शन कहलाएगी। कॉपर पाउडर और HCl की रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनता, कॉपर पाउडर और HBr की रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन बनता। These two reactions are called गेटरमान रिएक्शन। H3PO4 के साथ में हीट कर देंगे, H3PO4 में 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे, नॉट H3PO4, H3PO2। डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हीट कर देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हीट करेंगे H3PO2 में ये 2 हाइड्रोजन है जो फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच्ड है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, तो इन बॉन्ड्स का इधर टूटने का चांस है। और ये जो H है ये H माइनस के फॉर्म में निकलेंगे हाइड्राइड आयन, जबकि ये जो H है ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा प्रोटॉन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि ये दोनों रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H माइनस आयन देता है, वैसे ये भी H माइनस आयन देगा और वो यहाँ पर रिडक्शन कर देंगे, तो दिस विल गिव बेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर करता है यहाँ पर एंड इट विल गिव फिनॉल। अगर NaNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये NO2 माइनस आयन देगा और नाइट्रोबेंजीन बनेगी। So these are the reactions of that diazonium ion which can give different products. ये जो डाइजोनियम आयन होता है, जो डाइजोनियम आयन होता है इसके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे। डाइजोनियम आयन के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। डाइजोनियम आयन के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों, इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर तो ये रहेगा। लेकिन इस वाले कंट्रीब्यूटर के कारण ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल किसी एक्टिवेटेड जिन रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ये किसी एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा एंड इट विल गिव कपलिंग रिएक्शन। ये डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन सर बाल-स्टीमैन रिएक्शन में फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी से वो बेंजीन रिंग ब्रेक क्यों नहीं होगी? बाल-शीमेन रिएक्शन में फ्लोरीन लिया है कि फ्लोराइड लिया है तुमने? सर फ्लोराइड आयन। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, ना कि फ्लोराइड आयन की। फ्लोराइड आयन तो स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर। ओके सर।
तो इस तरह से बेंजीन पर हम काफी सारे ग्रुप लगा सकते हैं। बेंजीन पर ग्रुप लगा सकते हैं, हटाने का तरीका, बेंजीन पर NO2 ग्रुप या बेंजीन पर NH2 ग्रुप, इसको हटाने का तरीका क्या है? डाइजोनियम बना के इसको पहले इसमें रिड्यूस कर दो, डाइजोनियम बना के H3PO2 के साथ हीट कर दो तो हट जाता है। अभी देखा हमने रिएक्शन में, बेंजीन पर NO2 या NH2 ग्रुप लगा है, हटाने का तरीका क्या है? उसको डाइजोनियम बना के H3PO2 के साथ हीट करके हटा दो। बेंजीन पर COOH ग्रुप लगा है, सोडा लाइम डिकार्बोऑक्सिलेशन से इसको हटा दो। बेंजीन पर हैलाइड ग्रुप लगा है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करो, इसका ग्रिग्नाट बना लो, जिसमें यहाँ कार्बेनाइन कैरेक्टर होगा, किसी प्रोटिक सॉल्वेंट से रिएक्शन करा दो, हट जाएगा। बेंजीन पर OH ग्रुप लगा है, जिंक डस्ट के साथ में हीट कर देंगे, ये हट जाएगा। तो बेंजीन पर जो ग्रुप लगे होते हैं उनको लगाने का तरीका और उनको हटाने का तरीका। फिर सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन पर एक सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और बेंजीन पर ग्रुप लगा दिए। नाउ बेंजीन पर एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हो, बेंजीन पर एक ग्रुप ऑलरेडी अगर लगा हो तो ये ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है या मेटा पे डायरेक्ट करता है। दिस इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। या फिर यही ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी करता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहेंगे तो एक्टिविटी कम रहेगी। तो इन्फ्लुएंस ऑन रिएक्टिविटी, उस ग्रुप का इन्फ्लुएंस ऑन रिएक्टिविटी, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, अगर कोई ग्रुप किसी कारण से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर कोई ग्रुप किसी कारण से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर ले रहा है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग रहते हैं, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, ये वीकली एक्टिवेटिंग है। ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो किसी तरह से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज दे रहे हैं। अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रोफाइल का आरडीएस में जो अटैक है वो इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। इसी प्रकार से -M इफेक्ट देने वाले या -I इफेक्ट देने वाले ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेते हैं। These are deactivating group.
क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं और रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी, द इन्फ्लुएंस ऑन ओरिएंटेशन, बेंजीन पर लगा हुआ ग्रुप डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल मेजर कहां जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टर ग्रुप, सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं, एक्सेप्ट दिस हेलोजन जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हेलोजन एक्सेप्शन हो जाते हैं, वो डीएक्टिवेटिंग है मगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग क्यों रहता है, ये इजी है एक्सप्लेन करना। एक्टिवेटिंग इसलिए रहता है क्योंकि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है, डीएक्टिवेटिंग इसलिए रहता है क्योंकि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम कर देता है। मगर कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों रहता है, बेंजीन पर लगा कोई ग्रुप इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नहीं होता है क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के रखता है। बल्कि कोई ग्रुप इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है क्योंकि वो ऑर्थो पैरा अटैक के कारण जो एरिनियम आयन बनता है उसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है। सपोज बेंजीन पर एक ग्रुप लगा है और बेंजीन पर इस ग्रुप पे अटैक से ऑर्थो अटैक, बेंजीन पर एक ग्रुप लगा है और बेंजीन पर अटैक से मेटा अटैक, और बेंजीन पर एक ग्रुप लगा है और इलेक्ट्रोफाइल का होता है पैरा अटैक, तो ऑर्थो अटैक के कारण बनने वाला एरिनियम आयन ये रहेगा। मेटा अटैक के कारण बनने वाला एरिनियम आयन ये रहेगा। पैरा अटैक के कारण बनने वाला एरिनियम आयन ये रहेगा। ऑर्थो मेटा पैरा अटैक। अब हम देख पा रहे हैं कि ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक दो ऐसे अटैक हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे पहुंचता है जिस पे ग्रुप लगा है, यहां पहुंचेगा। लेकिन मेटा अटैक एक ऐसा अटैक है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या खाली ऑर्बिटल पहले यहां आएगा फिर यहां आएगा, वो यहां पे नहीं पहुंचेगा। मेटा अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें खाली ऑर्बिटल उस कार्बन पे नहीं जाता है जिस कार्बन पे वो ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो और पैरा अटैक ऐसे अटैक हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज या खाली ऑर्बिटल उस कार्बन पे जाता है जहां ग्रुप लगा है। अब अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी कारण से, इंडक्टिव या मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो वो इन दोनों एरिनियम आयंस को स्टेबलाइज करेगा। ये स्टेबलाइज उतना नहीं होगा तो ऑर्थो पैरा अटैक की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और वो ज्यादा प्रॉपर तरीके से होंगे, इसलिए वो ग्रुप मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा देगा। लेकिन अगर ये ग्रुप किसी कारण से इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला ग्रुप रहता है तो वो इन्हीं दोनों आयंस को ज्यादा अनस्टेबल भी कर देगा, जबकि वो इसको अनस्टेबल नहीं करेगा क्योंकि वो खाली ऑर्बिटल उससे दूर घूम रहा है। हेंस रिलेटिवली ये वाले अटैक ज्यादा फेवरेबल रहेंगे एज कंपेयर टू दिस टू। तो कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा अटैक के कारण बनने वाले एरिनियम आयन को ज्यादा स्टेबल करता है एज कंपेयर टू मेटा अटैक।
और कोई ग्रुप मेटा डायरेक्टर क्यों होता है? क्योंकि वो मेटा अटैक के कारण बनने वाले एरिनियम आयन को ज्यादा स्टेबल करता है एज कंपेयर टू ऑर्थोपेरा। ये बात ठीक नहीं है। कोई ग्रुप मेटा डायरेक्टर क्यों होता है? क्योंकि वो मेटा अटैक के कारण बनने वाले एरिनियम आयन को कम अनस्टेबल करता है एज कंपेयर टू ऑर्थोपेरा। तो दिस इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। बेंजीन पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप लगे हो और फिर अगला सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो फिर उन ग्रुप्स का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाना चाहिए। अगर बेंजीन पर दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं तो रिंग एक्टिवेटेड रहेगी। दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं तो रिंग डीएक्टिवेटेड रहेगी। एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो रिंग एक्टिवेटेड मानी जाएगी। बेंजीन पर अगर दोनों ग्रुप एक ही पॉइंट पे डायरेक्ट कर रहे हैं तीसरे आने वाले को, तो प्रोडक्ट पता करना इजी है। लेकिन अगर दोनों ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फिर जिस ग्रुप का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर रहता है उसको कंसीडर करेंगे। बेंजीन पर अगर दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं और ऑर्थोपेरा डायरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो लेस डीएक्टिवेटिंग को कंसीडर करेंगे। तो ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन। बेंजीन पर अगर साइड चेन लगी हो तो बेंजीन की ये साइड चेन का हेलोजिनेशन कराया जा सकता है। बेंजीन की साइड चेन हेलोजिनेशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे प्रोडक्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन मैकेनिज्म से बनते हैं। मेनली मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आंसर्स में दिया जाता है। प्रैक्टिकली सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। चूंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिसाइड करेगी कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर बेंजीन की एक साइड चेन लंबी होती और मोनो हेलोजिनेशन की बात होती तो हेलोजिनेशन इस कार्बन पे ज्यादा होता बजाय इन दोनों के, क्योंकि यहाँ बेंजाइल रेडिकल इन्वॉल्व रहता। This will be the major product. तो हेलोजिनेशन ऑफ चेन ऑफ बेंजीन बेंजाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन होगी। बेंजीन when reacts with chlorine at very high temperature or ultraviolet light, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बजाय बेंजीन हेक्लोराइड BSC या 666 या गैमेक्सेन या लिंडेन बनेगी। ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है। दिस इज C6H6Cl6 और ये बेंजीन पर एडिशन रिएक्शन से बना है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सासाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन की साइड चेन का ऑक्सीडेशन, बेंजीन पर अगर एक साइड चेन लगी है हॉट एसिडिफाइड KMnO4 इसको ब्रेक कर देता है और बेंजोइक एसिड देता है, चाहे ये चेन कितनी ही लंबी क्यों ना हो। यहाँ एक कार्बन बस बचता है
तो बेंजीन की साइड चेन का हेलोजिनेशन का एक ही प्रोडक्ट रहेगा। बेंजीन पर अगर एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड साइड चेन है या उस साइड चेन पर अल्कोहलिक ग्रुप है तो भी रिएक्शन हो जाती है। प्योर एल्किल ग्रुप लगा है और बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तब हॉट एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन नहीं हो पाती है। मतलब उस बेंजाइलिक पोजीशन पे या तो कम से कम एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए और या अल्कोहलिक या कार्बोनिल लगा होना चाहिए। तो these are the reactions of benzene or aromatic hydrocarbons. ऐसा ही एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन और पायरोल में भी होगा। पिरिडीन और पायरोल ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, यहां पर रेजोनेंस इन्वॉल्व है और ये लोन पेयर इधर निकला हुआ है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ रहती है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये डीएक्टिवेटेड रहती है, जबकि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर रिंग में दे रहा है और रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, हेंस ये एक्टिवेटेड रिंग होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरोल में यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा बजाय यहां के, नहीं यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा इस कार्बन पर बजाय कि इसके। यहां पर मेटा पोजीशन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है तो ये मेटा पे ज्यादा देगा, वो एक्टिवेटेड है तो वहां ऑर्थो पे ज्यादा मिलेगा। So these are the reactions of benzene. Try some questions. Aromatic hydrocarbons. Question number 10. Toluene, Cl, SO2OH की रिएक्शन से P बन रहा है, P जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 SO2 OH B CH3 SO2 Cl C CH3 SO2 OH and D CH3 SO2 Cl। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो ClSO2OH ये रहेगा, मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा ना, इसको जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तब बेंजीन इस पर अटैक कर लेगा,
मींस ये एरिनियम आयन बन सकता है। और ये वापस आएगा, OH निकल सकता है यहाँ, ClSO2OH रिएक्शन से। यहां से Cl को नहीं निकालेंगे, यहाँ OH को निकालेंगे, एंड द प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। ये OH निकलेगा तो SO2Cl यहां लग जाएगा। ये रिंग में एरोमेटिसिटी आ चुकी होगी, तो यहां पर बॉन्डिंग सल्फर से होगी और इस OH को निकालेंगे प्लस Cl इंटेक्ट रखा रहने देंगे। यहां पर वो नहीं लगाएंगे कि Cl अच्छा लीविंग ग्रुप था, उसको निकलना चाहिए था। इस रिएक्शन को एज इट इज याद कर लेंगे तो बेहतर है, बिकॉज इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर नहीं मिला है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिला है। ऑर्थो प्रोडक्ट काफी कम रिएक्शंस में मेजर मिलता है, रिमर टीमन रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है। इस रिएक्शन में बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग रहता है, तो उसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करने के लिए एसाइलेशन करा के फिर हेलोजिनेशन कराते हैं। और चूंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण और ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण है, तो इसके रिंग काम चलेगा और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा। तो आंसर बी विल बी करेक्ट। बाद में हाइड्रोलिसिस करके इसको हटा देते तो ये NH2 ग्रुप बन जाता। तो अमीन्स चैप्टर में हम लोग ये रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराना हो तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराने से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, लेकिन
उसको पहले मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कर देते हैं, क्रॉस रेजोनेंस के कारण ये वीकली एक्टिवेटिंग बन जाता है और फिर हेलोजिनेशन करा देते हैं। सर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट Z क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी दिस C। यहां पर पहले डायजोनियम बनेगा, H2O से बॉइल कर देंगे तो ये X फिनॉल है, फिनॉल का एसिडिक H OH ले जाएगा तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा CH3I पर तो ये OCH3 ईथर बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का। नेक्स्ट क्लास में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चैप्टर और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सर इसके पहले जो एक क्वेश्चन कराया था अभी आपने, जिसमें टॉलुइन के उसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा था, उसमें Br2 की रिएक्शन से सर मतलब पैरा मतलब यदि CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो रहेगा, ये यदि आ जाता क्वेश्चन ऑप्शन में, तो फिर कैसे डिसाइड करते? क्योंकि CH3 के 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनते और यहाँ पे अपन ने मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको, पर उसको मीजोमेरिक तो अपन इफेक्ट ने ज्यादा डोमिनेंट रहता है। अपन ने उसको कम कर दिया ना, लेकिन NH2 अकेला होता तो ज्यादा होता कि मतलब इसमें कंपैरिजन कैसे रहता? सिर्फ उसका तो मीजोमेरिक कंपैरिजन, इफेक्ट के नाम पे उसको ज्यादा उसका मान लेंगे। कंपैरिजन तो सिर्फ मीजो मतलब एक्सपेरिमेंटली ही डिसाइड किया जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि आंसर उसका भी दिया है तो फिर उसको मान लेंगे कि उसका तब भी मीजोमेरिक काम कर गया। दोनों आते तो भी मीजोमेरिक मारना। हाँ, काफी सारी चीजें अपने को याद रखनी पड़ती है ना कि इस तरह का हुआ था, बिकॉज वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। नहीं मतलब यदि दोनों दोनों ऑप्शन होते, यदि वो एक के बता रिस्पेक्ट में तो रहा ऑर्थो या हूँ कि अब अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, इससे हमको ये पता चला है कि CH3 के हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ओवर NHCO CH3 का इफेक्ट फिर भी काम करता है। तो अब इसको क्वेश्चन को देख के आगे कोई क्वेश्चन यदि आता है तो उसमें ये कंसेप्ट लगा लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का।